हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जिनका 6 सेमेस्टर है बीए में और लखनऊ यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कल इंग्लिश का उनका एग्ज़ाम है। तो ये जो मैं नॉवेल बना रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बीए जिनका 6 सेमेस्टर है, मतलब जिनका लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में जिनका 6 सेमेस्टर है, ये उनके लिए है। उनका कुछ लोगों का इसमें मेजर होगा, कुछ लोगों का माइनर होगा। जिनका मेजर होगा उनके 3 पेपर होंगे इंग्लिश के, जिनका माइनर होगा उनके 2 पेपर होंगे। तो कल आप जानते हो कि जैसा कि कल जो है आपका फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का है, उसका आपका क्या है, पेपर है आपका, उसका एग्ज़ाम है और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आइडिया भी होना चाहिए। आपके नॉवेल हैं 4, ठीक है, 4 यूनिट हैं आपके फर्स्ट पेपर में, इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट हैं और 4 नॉवेल हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए नॉवेल के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा बिल्कुल। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और नॉवेल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। हालांकि सब तो जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर दे दूँगा अगर अच्छे से आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में नॉवेल में कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या थीम है, कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं, किस बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इस नॉवेल से हमें क्या सिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें एक ही वीडियो में मैं चारों नॉवेल समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपका ऑस्कर वाइल्ड्स का पहला यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में ऑस्कर वाइल्ड्स का पहला नाटक है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ओके। यूनिट सेकंड है, इसमें क्या जॉन ऑसबर्न्स के द्वारा ये लिखा गया है, लुक बैक इन एंगर, ये आपका नॉवेल का नाम है। यूनिट थर्ड आपका यूजीन ओ नील्स, ये आपके राइटर हैं, नॉवेल नॉवेल राइटर हैं यूजीन ओ नील्स। इन्होंने क्या लिखा, हैरी ऐप। फिर आपका एक सेकंड आपका मैं आपको बताता हूँ, आपका फोर्थ यूनिट आता है, देखिए, ठीक है। आपका जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। मैं पेज थोड़ा फोल्ड करता हूँ ना, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, बस 2 ही मिनट के लिए, क्योंकि पेज आपका मुझे करना पड़ता है ना, आगे आपको दिखाना है तो पेज तो करना ही पड़ेगा। तो यूनिट 4 में क्या है, गिरनीश कर्नाड जो हमारे ही इंडियन हैं, वो एक उन्होंने तुगलक लिखा है, ठीक है। तो ये आपके 4 मैंने आपको बताया, 4 आपके नॉवल हैं और चारों नॉवल को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। और जैसे आप ये वीडियो देखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको नॉवल के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको नॉवल के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, कैरेक्टर्स के बारे में हर चीज़ अच्छे से पता होगी, और जब आप जाओगे तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर पा रहे होगे। बस याद रखना, जैसा मैं समझाऊँ ध्यान से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल। ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। ये 4 नॉवेल्स मैं कोशिश करूँगा आधा घंटे में अच्छे से समझा दूँ, ठीक है, आपका 30 मिनट में ही। देखो, पहला नॉवेल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ओके। किस में लिखा गया है, कमेडी ऑफ मैनर्स में। इसमें क्या है कि इसमें जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, उन पे एक व्यंग्य दिखाया गया है, उन पे एक सटारिकल दिखाया गया है कि कमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उच्च वर्ग के जो समाज में जो विक्टोरियन युग के जो लोग हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि विक्टोरियन एज में लिखा गया है, तो विक्टोरियन एज आप जानते हो इंग्लैंड में था। तो इंग्लैंड के लोगों की ही यहाँ पे बात हो रही है, जब रानी विक्टोरिया थी उस समय की ही बात हो रही। तो कहा जा रहा है कि उस समय के जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग, वो अपने आप को सभ्य दिखाते हैं, असभ्य दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वास्तव में बिल्कुल असभ्य इंसान होते हैं। ये उसी के बारे में लिखा है गिरनीश कर्नाड ने, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के। ऑस्कर वाइल्ड्स जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के राइटर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है, कमेडी ऑफ मैनर्स है ये, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपको बताना कि आपका ये कैसा क्या है, ठीक है। तो जो आपका है, इसमें क्या है, समाज के पीछे गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है, ठीक है। यह एक हास्य नाटक है, आपको मैंने बताया ना कमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है, तो ये एक हास्य नाटक है, ओके। लेकिन इसके पीछे समाज पर गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है। दिखाया गया है कि समाज आखिर वास्तव में है कैसा और दिखाने का प्रयास कैसा करता है। ऑस्कर वाइल्ड दिखाना चाहते हैं कि विक्टोरियन समाज के लोग बाहर से तो बहुत सभ्य हैं और नैतिक दिखाई देंगे आपको, बाहर से आपको देखोगे, जैसे कुछ लोग आपको दिखाई भी देते हैं कि बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में अंदर से इतने अच्छे वो नहीं होते हैं। वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक समाज को अपना चेहरा दिखाते हैं और एक उनके पीछे का जो उनके अंदर का चेहरा होता है वो, लेकिन वास्तव में वे झूठ दिखावे और दोहरे जीवन में जीते हैं। उनका एक दोहरा जीवन होता है, डबल लाइफ होती है।
मैन कैरेक्टर्स आपको मैं समझा देता हूँ, मैन कैरेक्टर्स कौन से। देखो, आपको आइडिया तो होगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है, इसमें बात की गई है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो दिखाते हैं अपने आप को बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छे रूप में दिखाते हैं अपने आप को समाज के सामने, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो आपका मैन कैरेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये कहानी आप जब पढ़ोगे, ये नॉवेल आप जब पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सच में यार क्या बात है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी को ही उतार के रख दिया गया है इस नॉवेल में, और वास्तव में ऐसा है भी। मैन कैरेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखो, मैन कैरेक्टर्स में जो आपका हीरो है, ठीक है, जो मुख्य पात्र है, जो मैन कैरेक्टर है आपका, है जैक। ठीक, कौन है? जैक है, जैसे कि जैक, ये आपका मैन कैरेक्टर है। ठीक, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जैक के बारे में। ये तो मैन कैरेक्टर हो गया, जैक वर्थिंग। इस पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैक आपका वर्थिंग है आपका। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, जैक वर्थिंग है। ठीक, तो जैक ये नाटक का मुख्य पात्र है। वह गांव में एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, उसकी एक लड़की है सिसली। अब सेकंड कैरेक्टर आपका आता है सिसली। एक सेकंड कैरेक्टर भी लिख लो, सिसली। ओके, आपका एक कैरेक्टर है सिसली। ठीक है, जैक वर्दिंग है, फिर आपका सिसली है। ये जैक वर्दिंग जो है, ये मुख्य कैरेक्टर है। ये गांव में एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति है। उसकी एक लड़की सिसली की देखभाल करने की जिम्मेदारी, मतलब ये जो जैक है ये सिसली की क्या करता है, देखभाल करता है। सिसली की देखभाल करने की जिम्मेदारी जैक की ही है। ठीक है, उसे कभी कभी शहर जाकर मौज मस्ती भी करनी होती है जैक को, क्योंकि जैक अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। क्योंकि वो जिम्मेदारियों से जब कभी छुटकारा पाना चाहता था तो क्या करता था, कभी कभी शहर चला जाता था। और शहर जाता कैसे था, वो एक झूठ बोलता था। ऐसे नहीं जाता था कि मेरा, ऐसे कहकर कभी जाता ही नहीं था कि यार मेरा मन करता है, मैं जिम्मेदारियों से हटना चाहता हूँ, मैं थोड़ा शहर में घूमना चाहता हूँ। नहीं, वो क्या करता था, वो झूठ बोलता था। झूठ क्या बोलता था, कहता था कि उसका एक बिगड़ा हुआ भाई है। ये जैक कहता था कि मेरा एक भाई भी है। उसका नाम क्या है, उसका नाम अर्नेस्ट है। उसका नाम, अब देखो इसमें कैरेक्टर यही देखो, इसीलिए कहा गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, कि अर्नेस्ट होने का इम्पोर्टेंस क्या है। ये अर्नेस्ट जो है, इसी इसी के पीछे सारी कहानी है, अर्नेस्ट नेम के पीछे। तो ये जैक कहता है कि मुझे मौज मस्ती करने, इसको कभी कभी शहर जाना होता है, तो वो लोगों से झूठ बोलता है। कहता है कि मेरा एक बिगड़ा हुआ भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है, मैं उसकी देखभाल करने जाता हूँ जब भी उसे शहर जाना होता है। तब वो ऐसा कहता है। वह कहता है उसका भाई परेशानी में है और वह उसकी मदद करने जा रहा है। देख रहे हो कितना झूठ बोल रहा है। असल में वह खुद ही अर्नेस्ट बनकर शहर में घूमता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये जैक ही खुद बनकर अर्नेस्ट घूमता है। ये अर्नेस्ट कोई नहीं है, ये जैक ही जब शहर में जाता है तो ये अर्नेस्ट, जैक अपना नाम छोड़ देता है यहीं गांव में और एक नया नाम ले लेता है अर्नेस्ट। वहाँ पे लोग इसको अर्नेस्ट के नाम के रूप में जानते हैं, वहाँ पे जैक नहीं जानते, वहाँ पे अर्नेस्ट। और गांव गांव में क्या कहता है ये जैक कि मेरा एक बिगड़ा हुआ भाई है सिसली से, क्योंकि सिसली की जिम्मेदारी इसको मिली हुई है, सिसली की देखभाल इसको करनी है। और जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है देखभाल करने से, जब इसको शहर में जाना होता है मौज मस्ती करने, क्योंकि रहता है ये गाँव में, तो ये क्या कहता है गाँव वालों से, कहता है कि मुझे मेरा एक बिगड़ा हुआ भाई है जिसका नाम है अर्नेस्ट, उसकी देखभाल करने जाना होता है। लेकिन ये अर्नेस्ट और कोई नहीं होता, जैक ही होता है। ये शहर में नाम ले लेता है अर्नेस्ट। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सिंबल क्या है जैक के लिए, सिंबलिज्म जो जैक का है, ये डबल लाइफ जीता है। इसका सिंबलिज्म क्या है, ऐसे यहाँ पे लिख लो, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, सिंबलिज्म आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सिंबलिज्म मतलब यहाँ पे प्रतीक क्या है, ये डबल लाइफ जीता है। डबल लाइफ आप लिख सकते हो कि ये डबल लाइफ जीता है। ओके, समझ में आ रहा होगा, डबल लाइफ जीता है। अब आपका एक और कैरेक्टर है एल्जरनॉन मोनिक्रॉफ। तीसरा कैरेक्टर कौन है आपका, ये कैरेक्टर्स हैं सारे, अच्छे से देख लेना। अभी तक आपको कैरेक्टर सारे पता चल गए होंगे। ओके, एल्जर एल्जर नॉन मोनक्रीफ, मोन क्रीफ। ओके, मोनक्रीफ ये क्या है, अल्जरनॉन मोनक्रीफ ये कौन है। अल्जरनॉन जो है ये जैक का दोस्त है, ये जो जैक है इसका दोस्त है अल्जरनॉन। ओके, वह बहुत मजाकिया है, और ये जो अल्जरनॉन है ये बहुत मजाकिया है, चतुर भी है और आलसी भी है। ये आपका लेजी भी है, आपका मजाकिया भी है और
हाँ, और आलसी भी है। उसने भी एक झूठा, अब देखो जैसे इसने झूठा दोस्त, इसने झूठा भाई बनाया कि अर्नेस्ट इसका भाई है, ऐसे इसको भी जब कभी कभी मौज मस्ती करनी होती है या पार्टी में जाना होता है या जिम्मेदारी से बचना होता है, किसको, अल्जन नैन को, जो कि जैक का दोस्त है। हाँ, तो इसको जब बचना होता है जिम्मेदारी से, तो ये कहता है कि बनबरी बीमार है और उसे मिलने जाना है। तो इसका भी एक झूठा दोस्त है बनबरी। एक करेक्टर और आप लिख लो, बनबरी। एक करेक्टर और है आपका बनबरी। ये सारे करेक्टर समझते जाना, यही पूछेंगे। एक करेक्टर और है आपका बनबरी। क्या है करेक्टर, बनबरी है आपका, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, बनबरी है आपका करेक्टर। ये क्या कहता है, ये एल्जरनोन को भी जब अपनी जिम्मेदारियों से बचना होता है तो ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है बरबरी, वो बेचारा बहुत परेशान है, बीमार है और मुझे उसकी सेवा करने के लिए या उससे मिलने जाना है। तो अब एल्जरनोन के लिए सिंबल क्या यूज होता है, यहाँ पे लिख लो एल्जरनोन। आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। एल्जरनोन, ओके। एल्जरनोन का सिंबल क्या है, मतलब उसको किस तरीके से दिखाया गया है, इसका सिंबोलिज्म किस तरीके से किया गया है। इसका सिंबोलिज्म है, मतलब ये भी आपका दिखावे और झूठ का प्रतीक है आपका, ठीक है। ये भी एक तरीके से कह सकते हैं, ये भी एक डबल लाइफ जीता है, ठीक। इसको भी ऐसे दिखाया गया कि इसकी भी एक डबल लाइफ है। डबल लाइफ है ही है, जैसे इसकी है जैक की। जैक भी तो कहता है कि मेरा भाई अर्नेस्ट है, मैं जा रहा हूँ उसकी देखभाल करने के लिए, बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसे ये भी कहता है एल्जरनोन जब इसको पार्टी में जाना होता है, ठीक है। तो ये भी डबल लाइफ जी रहा होता है। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा, चार मैंने कैरेक्टर बताया। जैक वर्थिंग, ये जो मैन कैरेक्टर है। सिसली, जिसकी देखभाल करनी पड़ती है जैक को। एल्जरनोन, जो जैक का दोस्त है। और जैक जब इसको पार्टी वार्टी करनी होती है, शहर में जाना होता है, तो अर्नेस्ट नाम यूज करता है। और ये एल्जरनोन ये क्या करता है, ये कहता है बनबरी, जो बनबरी है ये इसका दोस्त है, ये बीमार है और इसकी देखभाल करने के लिए जाना है। आपको चार कैरेक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको चार कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको कैरेक्टर समझ में आए होंगे अच्छे से, आशा करता हूँ मैं। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ऐसे और वीडियो जैसे बनाने हैं तो आप बताइएगा, मैं बनाऊँगा। समझ में आ गया ना आपको। अब एक और आपका देखिए, चार कैरेक्टर मैंने उधर बताए, अब ये आपका पांचवा कैरेक्टर है। ओके, चार कैरेक्टर मैंने बताया आपको, ये आपका एक पांचवा कैरेक्टर है। पांचवा कैरेक्टर लिख लीजिए। इसका नाम क्या है, पांचवा जो कैरेक्टर है इसका नाम है आपका, क्या नाम है इसका, ज्वेंडोलिन फेयरफैक्स। ज्वेंडोलिन फेयरफैक्स ये आपका है, ज्वेंडोलिन, ठीक है। ज्वेंडोलिन, ज्वेन आपका डोलेन, ज्वेंडोलिन, ओके। और फेयरफैक्स, फेयरफैक्स, ओके। बहुत अच्छा ये नॉवल है, सारे नॉवल ही अच्छे होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सीख देना चाहते हैं ज़िंदगी में, और उनसे हमें सीखना भी चाहिए। ज्वेंडोलन, आपका ज्वेंडोलन और आपका फेयरफैक्स, ज्वेंडोलन फेयरफैक्स, ये कौन सी, ये ज्वेंडोलन क्या है, ये जैक से करती है प्यार। तो ज्वेंडोलन किससे प्यार करती है, ठीक है, ये आपका इसका होता है लव, ठीक। ये कर रही होती है प्यार किससे, जैक से, ओके। जैक मैंने अभी जो बताया था मैन कैरेक्टर, उससे ये प्यार करती है ज्वेंडोलन। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, प्यार तो करती है लेकिन यहाँ मज़ेदार बात क्या है, उसे जैक से प्यार नहीं है, उसके नाम अर्नेस्ट से प्यार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैक ही अर्नेस्ट है, तो इसको उससे प्यार नहीं है, ठीक है। ये जो आपका ज्वेंडलन है, इसको जैक से प्यार नहीं है, बल्कि ज्वेंडलन जैक का जो नाम है, जो इसका रियल नेम नहीं है, जो ये बदल लेता है नेम शहर में जा कर के, अर्नेस्ट, इससे प्यार करती है। इसीलिए नाटक का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अर्नेस्ट पे ही फोकस किया गया है। क्यों सब लोग अर्नेस्ट नाम रखना चाहते हैं, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका संपन्नता, तो संपन्नता को दिखाता है कि मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इस चीज़ को दिखाता है, इस तरीके से दिखाता है कि अर्नेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जैक जो है, ये जो ज्वेंडलिन है, प्यार तो करती है जैक से, लेकिन जैक से प्यार नहीं करती। जैक का जो नाम है अर्नेस्ट, वो इसके नाम से प्यार करती है। वह मानती है कि अर्नेस्ट नाम वाला जो आदमी ही है आदर्श पति हो सकता है। इसका मानना है कि जो अर्नेस्ट नाम वाला आदमी होगा वही एक अच्छा पति बन सकता है। यही नाटक की सबसे बड़ी कॉमेडी है, और यही नाटक की आपका एक बिगेस्ट कॉमेडी है, बिगेस्ट कॉमेडी है। यही नाटक की एक बिगेस्ट कॉमेडी है कि सब चाहते हैं कि उनका अर्नेस्ट नाम हो, क्योंकि इसको लगता है कि अर्नेस्ट नाम वाला व्यक्ति है आपका कॉमेडी आपका, ओके।
ओके, आप समझ गए अच्छी तरीके से, यही नाटक की सबसे बड़ी कॉमेडी है। अब आपका एक और कैरेक्टर है, अब वो मैंने कैरेक्टर नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, सिसिली कार्ड्यू। अब मैं सिसिली कार्ड्यू के बारे में आपको कुछ और बताता हूँ। सिसिली के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि जैक इसकी संरक्षण में रहती है लड़की। तो अब आप देखो, एक और मैं आपको बताता हूँ, ये सिसिली है आपका। कौन है? सिसिली। ओके, सिसिली, सिसिली आपका है कार्ड्यू। ओके, सिसिली कार्ड्यू है आपका। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, सिसिली कार्ड्यू आपका जैक जो होती है, जैक की वार्ड होती है, मतलब जैक इसको क्या करता है, ये जैक की वार्ड होती है, मतलब जैक इसका संरक्षण करता है। ये जैक की क्या होती है? जैक की वार्ड होती है, जैक की वार्ड होती है। ओके, जैक की वार्ड होती है। और ये सिसिली क्या करती है? जैक की वार्ड होती है। वह कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव की, मतलब इसको, सिसिली को कल्पना करना आता है, इमेजिन बहुत करती है, और थोड़ा रोमांटिक भी है सिसिली ये। ठीक है, उसने कभी अर्नेस्ट को देखा भी नहीं। अब मज़े की बात ये है कि ये जो है जैक, जब इसको सिसिली से दूर जाना होता था, ठीक है, तो ये क्या कहता था सिसिली से? ये कहता था जैक कि मेरा एक भाई है अर्नेस्ट, ठीक है, वो बीमार रहता है शहर में, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करने के लिए जाना होता है। और सिसिली मन में ही मन, उसको कभी उसने देखा नहीं था इस अर्नेस्ट को, इसको नहीं पता था कि अर्नेस्ट जो है ये जैक है, लेकिन मन ही मन क्या करती है सिसिली? मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। इमेजिन, ये इमेजिन बहुत करती है और रोमांटिक होती है। सिसिली कहती है कि मुझे तो अर्नेस्ट से प्यार है, ठीक है, इससे, ठीक है। और हाँ, उसने कभी अर्नेस्ट को देखा भी नहीं है, फिर भी वह सोचती है कि वह उससे प्यार करती है। जब अल्जरनॉन खुद को अर्नेस्ट बताता है और सिसिली उससे प्यार करने लगती है। अब यहाँ पे एक और होता है, आपको जैसे पता है अल्जरनॉन, मैंने अभी आपको बताया कि ये जैक का दोस्त है। ये अल्जरनॉन क्या करता है, ये अचानक एक दिन ये जैक के घर आ जाता है, ठीक है, और सिसिली से मिलता है। और सिसिली को अपना नाम अल्जरनॉन नहीं बताता, क्या कहता है? कहता है सिसिली से, मैं अर्नेस्ट हूँ। मैं क्या हूँ? अर्नेस्ट हूँ, ये कहता है कि अल्जरनॉन, क्योंकि सिसिली को भी पता नहीं है, तो सिसिली से जब ये मिलता है अल्जरनॉन, तो ये क्या कहता है कि मैं तो अर्नेस्ट हूँ, मैं क्या हूँ? अर्नेस्ट हूँ, ठीक। तो सिसिली इससे प्यार करने लगती है। अच्छा, सिसिली क्या करती है, उस सिसिली को लगता है कि ये वही अर्नेस्ट है जिसके बारे में जैक बात किया करता है कि वो बाहर रहता है, बीमार रहता है, उसकी देखभाल करने के लिए जाता हूँ। तो सिसिली क्या करने लगती है? सिसिली क्या करने लगती है? इस अर्नेस्ट से प्यार करने लगती है। ओके, आपको समझ में आएगा। फिर आपका लेडी ब्रेकनेल आती हैं। कौन आता है? लेडी ब्रेकनेल आते हैं। अब आपका एक कैरेक्टर और है, ये याद कर लेना अच्छे से। आपका ये कैरेक्टर है लेडी ब्रेकनेल। कौन है? लेडी आपका ब्रेकनेल, लेडी, लेडी ब्रेकनेल। ओके, ये आपका लेडी ब्रेकनेल आई है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों थोड़ा लंबा बन गया, आई है ये, ठीक है। लेडी ब्रेकनेल, लेडी, सॉरी सॉरी, NEL है आपका, NELL है आपका, ये L है, NELL, लेडी ब्रेकनेल। ओके, ये लेडी ब्रेकनेल एक और कैरेक्टर है। क्या है? यह नाटक की सबसे फेमस कैरेक्टर है, सबसे फेमस कैरेक्टर है। ओके, मैं आपको लिख देता हूँ, ये फेमस कैरेक्टर है, सबसे फेमस कैरेक्टर है, फेमस आपका कैरेक्टर है, फेमस कैरेक्टर है ये, ठीक है, लेडी ब्रेकनेल। आपको मैं बताता हूँ लेडी ब्रेकनेल क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यह नाटक की सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर है, और ये ग्वेंडोलिन की माँ है। ये किसकी माँ है? जो ग्वेंडोलिन है, ये ग्वेंडोलिन जो है, जो आपका जैक से नहीं, जैक के नाम, जैक का जो नाम होता है अर्नेस्ट, उससे प्यार करती है, इसकी माँ है लेडी ब्रेकनेल। ओके, ये लेडी ब्रेकनेल इसकी ग्वेंडोलिन की माँ है, और बहुत घमंडी है, एरोगेंट है, और जो है उच्च वर्ग की महिला है, और इसका क्लास थोड़ा ऊंचा हुआ है लेडी ब्रेकनेल का, ठीक, उसका इसका क्लास थोड़ा ऊंचा है जैक से, ठीक। वह विवाह को प्यार नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और धन के आधार पर देखती है, ठीक है। मतलब ये क्या, लेडी ब्रेकनेल क्या कहती है? कहती है कि विवाह, प्यार, विवाह में कभी प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। और ये क्या कहती है कि अगर आपको शादी करनी है, जैसे ये जब ज्वेंडलिन कहती है मुझे अन्य से शादी करनी है, तो ये क्या कहती है कि विवाह से प्यार नहीं हो सकता, उसके लिए धन होना चाहिए, उसके लिए प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगर किसी के पास धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है समाज में उसकी, तो वो विवाह कैसे कर सकता है? मैं उससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूँगी, क्योंकि ज्वेंडलिन उसी की बेटी होती है। तो अब आपको पता चलेगा आपका, लेडी ब्रेकनेल विक्टोरियन सोसाइटी की कठोर सोच का प्रतीक है कि उस समय लोग सोचते कैसा थे। लेडी ब्रेकनेल उसी के बारे में बताती है। अब स्टोरी एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे से करता हूँ, मैंने सारे कैरेक्टर्स आपको बता दिए। ओके, सॉरी, अभी मैं आपको पेज और फोल्ड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझते रहिए। अब मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से सुनिएगा, स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ।
स्टोरी क्या है, पहले तो सारे कैरेक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए ना, थोड़ा टाइम लगता होगा लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ समझ में आपको सब आएगा। अब आपको स्टोरी एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। तो देखो एक्ट वन, ये आपका एक्ट वन है। ओके, इसमें क्या होता है, एक्ट वन है, इसमें क्या होता है, जैक शहर में अर्नेस्ट से मिलने जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक्ट वन में क्या होता है, जो जैक है आपका, ये मिलने जाता है, जैक है ये जाता है मिलने किससे, अर्नेस्ट से। ओके, जैक क्या करता है, जैक झूठ बोलता है, कहता है कि मुझे मेरा भाई अर्नेस्ट है बीमार है मैं जा रहा हूँ उससे, सिसली से कहता है। तो जैक अर्नेस्ट से शहर में मिलने जाता है और वह ग्वेंडलन से प्यार करता है। अब मैंने बता दिया था आपका, ग्वेंडलन उससे तो प्यार करता ही है और उससे शादी करना चाहता है। ग्वेंडलन भी उससे प्यार करती है, ग्वेंडल तो प्यार तो करती है लेकिन क्या कहती है, आई कैन ओनली, लेकिन वो ग्वेंडलन कहती क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कहती है आई कैन ओनली, ग्वेंडलन ये कह रही है, आपका लिख लो ग्वेंडलन, ये क्या कहती है ग्वेंडलन, ज्वेंडलन कहती है, ठीक, ज्वेंडलन क्या कहती है, आई कैन ओनली लव, आई कैन ओनली लव अ मैन, अ मैन नेम्ड, ओके, नेम्ड अर्नेस्ट। कहती मैं ऐसे ही व्यक्ति से प्यार कर सकती हूँ जिसका नाम अर्नेस्ट होगा, यानी उसे नाम से प्यार है, व्यक्ति से प्यार नहीं है, ठीक है। तभी लेडी ब्रेकनेल आ जाती है। ओके, वह जैक से उसके परिवार के बारे में पूछती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था लेडी ब्रेकनेल विवाह को प्रेम नहीं समझती, वो कहती है कि प्रतिष्ठा होनी चाहिए जिससे आप विवाह कर रहे हो, उसके पास धन होना चाहिए। प्रेम क्या होता है, प्रेम उसको नहीं पता है। इसीलिए लेडी ब्रेकनेल विक्टोरियन एज के जो लोग हैं उनकी सोच को दिखाती है, ठीक है। तभी लेडी ब्रेकनेल आती है और कहती है, जैक बताता है, अब देखो जैक से पूछती है कि तुम्हारा परिवार क्या है, ये जैक से कहती है क्योंकि जॉइंटलन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो लेडी ब्रेकनेल आती है, ये कहती है जैक से कि तुम्हारा परिवार क्या है, ये मुझे बताओ, कितना रुपया है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जैक क्या कहता है, जैक कहता है लेडी ब्रेकनेल से कि उसे बचपन में रेलवे स्टेशन पर एक हैंड बैग में पाया गया था, ठीक है। वो कहता है कि रेलवे स्टेशन में बचपन में एक हैंड बैग था, उसमें उसको छोड़ दिया गया था। यह सुनकर लेडी ब्रेकनेल क्या करती, शादी से मना कर देती, कहती तुम तो हैंड बैग में पाया था, कैसे शादी कर सकता हूँ। अब फिर एक्ट टू स्टार्ट होता है यहाँ पे, फिर आपका एक्ट टू स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, एल्जरनॉन, मैंने आपको बताया ना, एल्जरनॉन जो इसका दोस्त होता है, एल्जरनॉन, एल्जरनॉन, ये क्या करता है, ये जैक के गांव पहुंच जाता है। इससे जैक को बिना बताए कहाँ पहुंच जाता है एल्जरनॉन, जैक के गांव पहुंच जाता है। वह खुद को अर्नेस्ट बताता है। अब ये जैक, ये अर्नेस्ट बताता था अपने आप को, ठीक है, ये अर्नेस्ट बताता था अपने आप को, मतलब ये कहता था, शहर में जाता था एल्जरनॉन, इसने कहा कि मैं, एल्जरनॉन ने कहा कि मैं ही अर्नेस्ट हूँ जब ये जैक के गांव पहुंचा। और जैक क्या कहता था, जैक कहता था कि मैं, जैक नाम बदल, और जैक क्या करता था, जैक सिसली से कहता था कि अर्नेस्ट मेरा भाई है और मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, लेकिन ये भी नाम बदल लेता था, शहर में इसका नाम अर्नेस्ट होता था। लेकिन एल्जरनॉन ने गाँव ये जब पहुँचा जैक के, तो इसने बताया कि खुद को इसने अर्नेस्ट बताया, तो सिसली इसे देख करके खुश हो गई। अच्छा, सिसली क्या हुई, वो हैप्पी हो गई इसे देख करके, ठीक है। सिसली क्या हो गई, सिसली हैप्पी हो गई, क्योंकि सिसली तो चाहती ही थी, वो कल्पना कर ही रही थी, इमेजिन कर ही रही थी कि मुझे तो उससे प्यार है। तो सिसली हो गई इसको देख करके हैप्पी, आपको पता होगा सिसली क्या होगी, इसको देख करके हैप्पी हो गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एल्जरनॉन और सिसली दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब समस्या यह है कि दो दो अर्नेस्ट हो गए, क्योंकि एल्जरनॉन भी आपका अर्नेस्ट हो गया, और जो आपका ग्वेंडलन थी जो जैक से प्यार करती थी, ग्वेंडलन को लगता था कि जैक अर्नेस्ट है, सिसिली को लगता था कि एल्जरनॉन अर्नेस्ट है, तो हो गया दो दो अर्नेस्ट। अब यही समस्या होगी। फिर एक्ट थ्री स्टार्ट होता है, ऐसी प्रॉब्लम देख लेना कितना मज़ा आ रहा है। फिर आपका एक्ट थ्री स्टार्ट होता है, एक्ट थ्री स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है, ठीक। पता चलता है कि जैक वास्तव में लेडी ब्रेकनेल का ही रिश्तेदार है, क्योंकि लेडी ब्रेकनेल उसके उसके बारे में पूछती है। तो बाद में क्या पता चलता है कि जो जैक है वो लेडी ब्रेकनेल का ही रिश्तेदार है। बाद में क्या पता चलता है, बाद में पता चलता है कि जो ये जैक है, ये जो लेडी ब्रेकनेल हैं उनका ही क्या है, सॉरी मैं आप फिर से बताता हूँ। देखो, इसमें क्या बताता है कि जो जेड, एक्ट थ्री में क्या होता है, एक्ट थ्री में सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। पता चलता है कि जो जैक होता है वो लेडी ब्रेकनेल का ही क्या होता है, रिलेशन में होता है, कि जो जैक है, ठीक, वही जो लेडी ब्रेकनेल हैं, लेडी
आपका ब्रेकनेल, ब्रेकनेल का ही रिलेशन में, ब्रेकनेल का ही रिलेशन है इससे, वो रिश्तेदार है। ओके, ये उसको पता चलता है। और सबसे बड़ा रहस्य यह निकलता है कि जैक का असली नाम सचमुच अर्नेस्ट होता है। पता बाद में ये चलता है लास्ट में कि जैक का तो रियल नेम, वास्तव में आपका रियल नेम इसका अर्नेस्ट होता है, रियल नेम अर्नेस्ट होता है, अर्नेस्ट ही होता है रियल नेम। ठीक है, अब सारी सचमुच अर्नेस्ट, अब सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों जोड़ों की शादी तय हो जाती है। किसकी किसकी? दो जोड़े, जैक और ग्वेंडोलिन की, और किसकी? सिसिली और एल्जरलैन की, मैंने बताया था। ठीक, दोनों की जो है शादी तय हो जाती है और नाटक सुखद अंत के साथ समाप्त हो जाता है। नाटक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोनों लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब जब दोनों अर्नेस्ट हो जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम दूर। अच्छा, इसकी थीम्स क्या है, मैं आपको थीम्स भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको ये पता तो होना चाहिए ना थीम्स क्या है। थीम्स में डबल लाइफ के बारे में बताया गया है। सबसे पहली तो डबल लाइफ है, क्योंकि दोनों लोग डबल लाइफ जी रहे होते हैं। डबल लाइफ कैसे? जैक और एल्जरलैन दोनों दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, समाज को कुछ दूसरा दिखाते हैं और वास्तव में वो अपनी दूसरी लाइफ जी रहे होते हैं। मैरिज, मैरिज के बारे में बताया गया है, मैरिज भी इसकी थीम है। ओके, मैरिज कैसे? ऑस्कर वाइल्ड विवाह को लेकर समाज की सोच का मजाक उड़ाते हैं। ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं कि देखो कैसा विवाह में बताया जा रहा है कि पैसा होना चाहिए, प्रेम नहीं मायने रखता। फिर आपका एपियरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखाई कैसा देता है और रियलिटी कैसी है। एपियरेंस, एपियरेंस वर्सेस वर्सेस रियलिटी। ठीक है, लोग जैसे दिखाई देते हैं वास्तव में वैसे होते नहीं हैं। और सही बात इन्होंने लिखा था, आज के समाज में देख लो, जैसे दिखाई देते क्या वैसे होते हैं? नहीं होते। फ़ोन नंबर में क्या है? सटायर, इन्होंने सटायर मतलब व्यंग किया है, सटायर ऑन विक्टोरियन सोसाइटी उस समय जो थी। हालांकि विक्टोरियन सोसाइटी तो हम लोग आज भी ऐसा ही होता है। विक्टोरियन सोसाइटी पे उन्होंने सटायर किया कि विक्टोरियन सोसाइटी, पूरा नाटक विक्टोरियन समाज का जो दिखावा है, जो पाखंड है, उस पर एक व्यंग्य है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। हाँ, और इस नाटक में जो अर्नेस्ट है उसका मतलब है ईमानदार और सीरियस, गंभीर। लेकिन नाटक में अर्नेस्ट एक नाम भी है, नाम तो है ही है, लेकिन उस नाटक में इसका मतलब ईमानदार और गंभीर भी है। पूरे नाटक में लोग अर्नेस्ट नाम को ही महत्व देते हैं, जबकि अधिकांश पात्र झूठ बोल रहे होते हैं। यही हास्य और व्यंग का मुख्य पात्र है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरीके से मैं आपको समझता हूँ कि आपको समझ में, ये ज़रूर याद रखना, थीप्स डबल लाइफ बताई गई है, मैरिज बताया गया है, एपिरियंस अलग है, रियलिटी अलग है, सटायरिकल इन विक्टोरियन सोसाइटी, सटायर इन विक्टोरियन सोसाइटी। अब हम अपना सेकंड जो हमारा है, लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर, ये किसके द्वारा? सेकंड यूनिट में जो आपका है लुक बैक इन एंगर, लुक आपका बैक इन, लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। इसको लिखा किसने है? लिखा है जॉन ऑसबॉर्न्स ने। ये नाम याद रख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जॉन, आपका जॉन कौन थे? ऑसबॉर्न्स, ऑसबॉर्न्स थे आपका, जॉन ऑसबॉर्न्स। ओके ओके, इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक, लुक बैक इन एंगर को अगर सिर्फ कहानी की तरह आप पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर कैरेक्टर्स और इमोशंस के साथ समझोगे इसको तो बहुत आसान लगेगा। लुक बैक इन एंगर लेक्चर स्टाइल, आपको मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये जो नाटक है और जॉन ऑसबोर्न ने लिखा था आपका 1956 में, 1956 में लिखा था इन्होंने। यह नाटक अंग्रेजी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने एंग्री यंग मैन की छवि को लोकप्रिय बनाया था कि एंग्री यंग मैन होता कैसा है, उसकी छवि को बिल्कुल फेमस कर दिया था। यहाँ एंग्री यंग मैन का मतलब है वह युवा जो समाज, राजनीति और अपनी ज़िंदगी से निराश है और गुस्से में है, उसका मतलब है यहाँ पे एंग्री यंग मैन की छवि को दिखाया गया था। एंग्री जो यंग मैन होता है उसकी
छवि को दिखाया गया था कि जैसे हमारे समाज में भी देखो आज की जनरेशन कितना बेचारा परेशान है, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कंपटीशन लाइन में जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो बहुत बवाल होता है, सीटें बेच दी जाती हैं, एक बच्चा लाइब्रेरी में दिन रात एक कर देता है। ये वो उनको ये नहीं लगता कि वो एक सीट नहीं बेचते हैं, एक बच्चे के सपने को बेच देते हैं। तो आपका जो एंग्री यंग मैन है, इसकी एंग्री यंग मैन इसमें बताया गया है। एंग्री यंग मैन किसको बताया गया है? इसमें एक कैरेक्टर है, मैं अभी बताऊंगा, कैरेक्टर नहीं बता रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो आप समझ लो कि जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा था लुक बैक इन एंगर 1956 में। इसमें एंग्री यंग मैन जो होता है इसकी छवि के बारे में बताया गया है कि इसकी छवि कैसी है। एंग्री यंग मैन एक समाज में एक प्रताड़ित व्यक्ति होता है, उसको समाज के जो नियम कानून चल रहे होते हैं, जो राजनीति जो चल रही होती है, और अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश होता है। इस नाटक का ऐसा ही पात्र है जिम्मी पोर्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंग्री यंग मैन किसके लिए आया है। ये आया है जिम्मी पोर्टर के लिए। जिम्मी यही एंग्री यंग मैन है नाटक में। ये बहुत बेचारा परेशान रहता है अपनी लाइफ को लेकर के। जिम्मी पोर्टर सॉरी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कैरेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ओके, मैं अच्छे समझाऊंगा, आप देखिएगा। जिम्मी नाटक का नायक है, यही हीरो है नाटक का, यही हीरो है। ओके, वह पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत अमीर नहीं है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है। उसे लगता है कि समाज में अन्याय और लोग नकली जीवन जीते हैं। ये लगता है जिम्मी को। किसको लगता है? जिम्मी को। ठीक है, पर्सनालिटी इंटेलिजेंट, एंग्री, इमोशन, सरकास्टिक। जिम्मी हर समय किसी ना किसी पर गुस्सा करता रहता है। ये तो गुस्सा, इसीलिए तो एंग्री यंग मैन है। ये हमेशा हर किसी ना किसी पर गुस्सा रहता है, कभी समाज पे, तो कभी अपनी पत्नी पर, कभी दोस्तों पे। तो इसका सिम्बोलिज्म क्या है? सिम्बोलिज्म याद रखना, मतलब इसको किस रूप में दिखाया गया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको इसीलिए लिख रहा हूँ सिम्बोलिज्म क्या है। सिम्बोलिज्म जो है ये एक एंग्री यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। जिम्मी क्या करता है? एंग्री यंग जनरेशन दिखाता है कि एंग्री जनरेशन ऐसे ही होती है। एंग्री यंग जनरेशन जनरेशन ओके, एंग्री यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। फिर एक सेकंड आपका कैरेक्टर आता है एलिसन पोर्टर। अब आपका देखो, अब आपका सेकंड एक कैरेक्टर आता है एलिसन पोर्टर। कौन होता है? एलिसन पोर्टर होता है। एलिसन आपका पोर्टर। ये एलिसन पोर्टर कौन होता है? एलिसन पोर्टर कौन है? ये एलिसन जिम्मी की वाइफ है, वाइफ ऑफ जिम्मी। इसको लिख दो, एलिसन पोर्टर जो है आपका वाइफ ऑफ जिम्मी है, वाइफ ऑफ जिम्मी है। ये जिम्मी की वाइफ है और कोई नहीं है। ठीक, ये जो एलिसन पोर्टर है ना, ये वाइफ ऑफ जिम्मी, जिम्मी की वाइफ है, पत्नी है जिम्मी की। ओके, वह एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है। ये एक आपका हाई क्लास से बिलोंग करती है, इसका परिवार अमीर होता है, हाई क्लास है। जिम्मी पोर्टर, ये जो एलिसन, सॉरी जिम्मी पोर्टर नहीं, जो एलिसन पोर्टर है ये हाई क्लास से बिलोंग करते। अब आपको लग रहा होगा कि जिम्मी तो आपका हाई क्लास से है नहीं, ये हाई क्लास से नहीं है, ये मिडिल क्लास से है या लोअर क्लास से है। और एलिसन एलिसन पोर्टर ये आपका उच्च वर्ग से, इसने जिम्मी से शादी कैसे कर ली? ठीक है, ये आपको लग रहा होगा। तो ये वाइफ ऑफ जिम्मी है, हाई क्लास हाई क्लास से रिलेटेड है। ठीक, और जिम्मी लगातार उसे ताने देता है। अब जिम्मी क्या करता है? जिम्मी के अंदर गुस्सा है हाई क्लास को लेकर के, हाई क्लास के लोगों पे बहुत गुस्सा रहता है। और इसकी पत्नी जो एलिसन पोर्टर है ये भी हाई क्लास से रिलेटेड है। तो जिम्मी क्या कहता है कि हमेशा एलिसन से गुस्सा करता रहता है, हमेशा उस पर चिड़चिड़ाता रहता है। लेकिन जिम्मी, हाँ मतलब ये जो जिम्मी है अक्सर एलिसन पे चिड़चिड़ाते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको ताने देता रहता है। लेकिन ये जो आपका एलिसन पोर्टर ये बहुत शांत रहती है, बहुत मौन रहती है और सहनशील है, हर चीज़ आसानी से सहन कर लेती। कौन? एलिसन पोर्टर। ठीक है, और सिंबलिज्म क्या है? एनिसल अपर क्लास का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने आपको बता दिया ना, हाई क्लास से रिलेटेड है, ये इसका सिंबलिज्म है। तो सिंबलिज्म तो आप समझ गए ना, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। अब एक तीसरा कैरेक्टर आता है आपका, मैं बता रहा हूँ, तीसरा कैरेक्टर आता है आपका, आपका तीसरा कैरेक्टर जो है ओके, अब एक तीसरा कैरेक्टर आता है आपका क्लिफ लुइस। एक तीसरा कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, क्लिफ है आपका, क्लिफ लुइस है, क्लिफ लेविस है आपका, क्लिफ लेविस है आपका एक तीसरा कैरेक्टर है। क्लिफ लेविस क्या होता है?
ये आपका फ्रेंड ऑफ जेमी होता है, जिम्मी का फ्रेंड होता है। फ्रेंड होता है, किसका फ्रेंड होता है? जिम्मी का। जो जिम्मी पोर्टर होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो ये आपका, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपका आपका आता है क्लिफ लुइस। क्लिफ लुइस ये आपका फ्रेंड होता है। ये फ्रेंड होता है किसका? जिम्मी का फ्रेंड होता है। ओके, चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। क्लिफ लुइस, जो क्लिफ लुइस होता है ये भी एक कैरेक्टर है। ये फ्रेंड होता है किसका? जिम्मी का। ओके, जिम्मी का फ्रेंड होता है। और जो है वह दोनों पति पत्नी के बीच शांति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आपका जो जिम्मी होता है, और मैंने आपको बताया था जो जिम्मी होता है जो आपका, और आपका जो एलिसन होती है, जिम्मी और एलिसन इनके बीच लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। हालांकि एलिसन जो होती है वो शांत होती है, लेकिन जिम्मी, मैंने बताया ना, एंग्री यंग मैन है, वो हमेशा गुस्सा दिखाता रहता है। तो जब इनके बीच ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो क्लिफ लुइस क्या करता है, इनके दोनों के बीच, ये जो क्लिफ लुइस है, ये जिम्मी और जो एलिसन पोर्टर है, इनके बीच क्या करता है, आपका इनकी लड़ाई को कम करने का प्रयास करता है, झगड़ा कम करने का प्रयास करता है, आप ऐसे कह सकते हो। ओके, तो इनके बीच जो झगड़ा है उसको कम करता है। दोनों पति पत्नी के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। पर्सनालिटी आपका, और मतलब सिंबोलिज्म क्या है आपका? पर्सनालिटी आप कह सकते हो, फ्रेंडली है, काइंड है, प्रैक्टिकल है, ये सब उसमें गुण है। सिंबोलिज्म इसका कह सकते हो कि क्लिफ सामान्य और संतुलित इंसान का प्रतीक है। आप कह सकते हो इसका सिंबोलिज्म कैसा है, ये आपका एक समान है, संतुलित है, गुस्सा नहीं होता है। अगर इसका सिंबोलिज्म हम बताएं कि इसका सिंबोलिज्म क्या है, सिंबोलिज्म क्या है, तो आप अगर इसकी बात करें तो ये आपका शांत है और सामान्य है। शांत, नॉर्मल रहता है और सामान्य रहता है। ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, ये बहुत गुस्सा, ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है। लेकिन जिम्मी बहुत एंग्री यंग मैन है वो। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। ठीक, फिर आपका एक आता है, हाँ, क्लिफ, हाँ, फिर आपका एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है, अभी मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ सारे, ये कैरेक्टर सही से नोट कर लेना के, हेलेना चार्ल्स। हेलेना चार्ल्स आती है। फिर एक और कैरेक्टर आता है आपका हेलेना चार्ल्स। हेलेना चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स, आपका हेलेना चार्ल्स आती है। ये क्या होती है? हेलेना चार्ल्स क्या होती है? ये एलिसन की दोस्त होती हैं, फ्रेंड ऑफ एलिसन, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ एलिसन। ये आपका एलिसन, एलिसन की दोस्त होती है। ये क्लिफ तो आपका फ्रेंड होता है जिम्मी का, लेकिन हेलेना फ्रेंड ऑफ एलिसन होती है, एलिसन की फ्रेंड होती है हेलेना। उसे जिम्मी का व्यवहार पसंद नहीं है। अब ये जो हेलेना है, इसको जिम्मी का व्यवहार पसंद नहीं, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करता है। ठीक, वह एलिसन को क्या कहती है, एलिसन को जिम्मी से दूर रखना चाहती है, कहती है दूर जाने की सलाह देती है एलिसन से, कहती है मतलब ये एलिसन से कहती है इसकी फ्रेंड हेलेना कि तुम जिम्मी से दूर चली जाओ, क्योंकि जिम्मी तो बहुत नाराज़ होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तुमको हमेशा टॉन्ट करता है, हमेशा लड़ाई करता है तुमसे। ठीक, बाद में हेलेना और जिम्मी के बीच संबंध भी बन जाते हैं। अब बाद में ट्रेजिडी ये होती है कि ये कहती है कि हेलेना कहती है कि तुम्हें एलिसन से, कि एलिसन तुमको तो जिम्मी से दूर जाना चाहिए, जिम्मी बहुत नाराज़ रहता है। और फिर क्या होता है, बाद में हेलेना और जिम्मी का रिलेशन बन जाता है। ठीक है, सिंबलिज्म क्या है? मॉरल वैल्यूज़ और सोशल स्टैंडर्ड का प्रतीक है आपका। हेलेना क्या है? हेलेना क्या सिंबलिज्म करती है? ओके, तो इसका हेलेना का सिंबलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म, अगर मैं बताऊं आपको कि सिंबोलिज्म इसका क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि ये मॉरल वैल्यूज़ को बताती है। मॉरल वैल्यूज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, सोशल स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, मॉरल वैल्यूज़ हैं। ओके, अब एक और कैरेक्टर आते हैं आपके 5 नंबर पे, कर्नल, कर्नल रेडफर्न, रेडफर्न आते हैं, कर्नल रेडफर्न आपके होते हैं। ओके, ये कर्नल रेडफर्न होते हैं। ये क्या होते हैं? फादर ऑफ एलिसन, ये एलिसन के पिता होते हैं, फादर ऑफ एलिसन, एलिसन के ये पिता होते हैं, फादर ऑफ एलिसन ये होते हैं। ठीक है, एलिसन के पिता होते हैं। वह पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये कर्नल, ये रूढ़िवादी हैं, ये पुरानी परंपराओं को मानते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि नई पीढ़ी इतनी नाराज़ क्यों है, उनको समझ में नहीं आता
कि ये नई पीढ़ी इतनी क्यों नाराज़ है, ये जिम्मी इतना क्यों गुस्सा करता रहता है, उनको नहीं समझ में आता। चलिए, अब मैंने सारे कैरेक्टर्स आपको समझा दिए अच्छे से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? नाटक की शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से। जिम्मी, एलिसन और क्लिफ साथ में होते हैं। जिम्मी लगातार शिकायत करता रहता है। क्या कह रहा होता है ये जिम्मी कह रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई उत्साह नहीं। वह अपनी पत्नी एलिसन, जो इसकी पत्नी होती है, ये आपका सम देख रहे हो, इस पे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है? जिम्मी से एंगर। अब जिम्मी का जो एंगर है वो यहाँ पे सिर्फ एलिसन को लेके नहीं है, असल में पूरे समाज से नाराज़ है। उसको लगता है दुनिया में जो सच्ची भावनाएं हैं वो ख़त्म हो गई हैं। यही कारण है कि उसका गुस्सा हर समय बाहर रहता है। अब आपका एलिसन लीव्स। अब सेकंड में क्या होता है कि आपका एलिसन क्या होती है, उसको छोड़ के चली जाती है, एलिसन लीव्स। जिम्मी के कठोर व्यवहार से क्या करती है कि एलिसन उसको दुखी हो जाती है। वह गर्भवती भी होती है और ये एलिसन प्रेग्नेंट भी होती है। हेलेना उसे सलाह देती है, मैंने बताया था हेलेना जो इसकी दोस्त है, ये क्या कहती है इससे, ये कहती है कि जिम्मी घर छोड़ दे। आखिरकार एलिसन अपने पिता के घर वह जिम्मी को छोड़ दे। हेलेना कहती है कि जिम्मी जिम्मी को तुम छोड़ दो। और आखिरकार होता भी ऐसा है कि जो एलिसन होती है वो अपने पिता जो कर्नल रेडफर्म होते हैं उनके साथ वो घर चली जाती है। हेलेना, फिर क्या होता है आपका एक्ट स्टार्ट होता है आपका, फिर एक्ट जो होता है हेलेना एंड जिम्मी। फिर क्या होता है हेलेना एंड जिम्मी। एलिसन के बाद हेलेना वहीं रुकने लगती। अब एलिसन तो चली गई, फिर हेलेना क्या करता है, हेलेना क्या करती है, एलिसन की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। हेलेना एलिसन के जाने के बाद हेलेना वहीं रुकने लगती है। धीरे धीरे हेलेना और जो जिम्मी होते हैं इनके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बन जाता है। ट्रेजिडी क्या होती है? ट्रेजिडी ये होती है कि कुछ समय बाद एलिसन फिर वापस आ जाती है, ठीक। वह बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका होता है। एलिसन का बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका होता है। यह घटना उसे अंदर से तोड़ देती है। एंडिंग क्या हाँ होती है? एंडिंग होती है एलिसन की पीड़ा देखकर। एलिसन इतना दुखी होती है कि उसका बच्चा गिर चुका होता है, ऑपरेशन मतलब उसका बच्चा पहले ही मर चुका होता है। तो एलिसन जो है हेलेना की प्रॉब्लम देख करके दुखी हो जाती है और उसे एहसास होता है हेलेना को कि उसने गलत किया। वह जिम्मी को छोड़ के चली जाती है। जिम्मी को छोड़ के वो चली जाती है। अंत में जिम्मी और एलिसन फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों, और दोनों करीब आते हैं, दोनों अपने अपने पुराने बियर एंड स्क्वायरल वाले खेल में लौट आते हैं। बियर एंड स्क्वायरल खेल होता है मतलब आपका एक प्लेजर होता है, एक प्रेम संबंध होता है, क्योंकि इनके बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जैसा पति पत्नी के नॉर्मल के बीच होता है। उनका केवल एक मोमेंट होता है, प्यार का मोमेंट, जब वो दोनों बिस्तर पे होते हैं साथ में, केवल वो एक वही मोमेंट होता है प्यार से भरा हुआ, बस। बाकी कोई मोमेंट नहीं होता। उसे ही बोलते हैं यहाँ पे बियर एंड स्क्वायरल। यह संकेत है कि उनके रिश्ते में फिर से भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो जाता है। जो बियर एंड स्क्वायरल जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बियर एंड स्क्वायरल की बात की जा रही है कि बियर एंड स्क्वायरल गेम खेलते हैं, ठीक है। स्क्वायरल आपका बियर एंड स्क्वायरल गेम खेलते हैं ये दोनों। ये क्या है बियर एंड स्क्वायरल गेम? तो ये आपका एक भावनात्मक रिश्ते को दिखाते हैं कि ये दोनों फिर से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। थीम्स, एंगर एंड आपका थीम्स में आपको इनके समझा देता हूँ कि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको इनकी थीम्स बताता हूँ। देखिए थीम्स मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। थीम्स क्या होती हैं इसकी? थीम्स मैं आपको बताता हूँ। देखो थीम्स क्या होती हैं, ये सारे आप बस एक वीडियो देख लेना, सारे डाउट दूर आपके। थीम नंबर 1 एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि गुस्सा तो होता ही है जिम्मी। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है उसमें। किसमें? जिम्मी में। जिम्मी पूरे नाटक में गुस्सा इधर उधर उसका घूमता ही रहता है। दूसरा क्लास क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट भी होती है उसमें, मतलब क्लास को लेकर के भी बहुत ज़्यादा वो गुस्सा रहता है आपका, कि जिम्मी और एलिसन अलग अलग समाज वर्ग से आते हैं, आपको पता भी होगा, यही उनके संघर्ष का एक बड़ा कारण भी होता है। तीसरा होता है लव एंड रिलेशनशिप। लव एंड ये भी थीम होती है, एंड रिलेशनशिप। रिलेशन रिलेशनशिप्स, लव एंड रिलेशनशिप्स भी होता है। नाटक दिखाता है कि प्रेम में केवल प्यार नहीं बल्कि दर्द और संघर्ष भी होते हैं। ये भी होता है, सही बात है। प्रेम करोगे अगर आपको किसी से तो उसके साथ भी रहना पड़ेगा, सुख में भी और दुख में भी, लेकिन ऐसा होता नहीं आजकल। जनरेशन जनरेशन गैप। जनरेशन में भी गैप होता है।
पुरानी और नई पीढ़ियों के विचारों में अंतर काफ़ी दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है आपका। ओके, अब हम आपका एक यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना। अब आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट थर्ड हैरी ऐप। यूनिट थर्ड भी आपका बहुत भावनात्मक, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में इतना इम्पोर्टेंट दी गई है। यूनिट थर्ड है आपका। ओके, यूनिट थर्ड क्या है? यूजीन, इसके जो राइटर हैं यूजीन ओनील। यूजीन आपका ओनील्स, ओ नील्स। ओके, यूजीन ओनील्स, हैरी ऐप। इनका क्या नाटक है? हैरी। हैरी जानते हो, बालों वाला। और ऐप को तो आप जानते हो, उसको गोरिल्ला बोलते हैं या लंगूर भी बोल सकते हो, मतलब बालों वाला लंगूर। ऐसा टाइटल क्यों है? जब आप नॉवेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो द हैरी ऐप आपको मैंने बता दिया कि इसको एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है आपका। ये प्ले कैसा है? ये जो प्ले है, इस प्ले के बारे में ध्यान रखना। ये जो प्ले है, नाटक जो है, ये आपका एक्सप्रेनिस्ट है, आपका प्ले है। एक्सप्रेशनिस्ट आपका प्ले है ये। ओके, एक्सप्रेनिस्ट मतलब इसमें एक्सप्रेस किया गया, जिसे यूजेन ओनील ने लिखा है। इस नाटक का मुख्य विषय क्या है? इसके जो मेन थीम्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस, आपके जो इसकी थीम्स हैं वो क्या हैं? इसमें देखो, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें किस किस बारे में बात की गई है? आइडेंटिटी के बारे में बात की गई। आइडेंटिटी क्राइसिस होती हैं, ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस होती हैं, मतलब पहचान को लेकर के इसका संकट होता है। क्राइसिस होती हैं आपका, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। ओके, आपका एलिनेशन होता है। आपका एलिनेशन मतलब अलगाव, जिसको आप बोलते हो, एलिनेशन होता है आपका कि ये समाज से बिल्कुल इसको बहिष्कृत इन लोगों को देखा जाता है, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं। क्लास कन्फ्लिक्ट होता है आपका, सामाजिक संघर्ष होता है, अमीर गरीब के बीच संघर्ष होता है। मैं अभी आपको ये समझाऊंगा पूरा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। ये आपके मेन थीम्स, आप इसको बोल सकते हैं, थीम्स हैं आपके एक तरीके से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यही थीम्स हैं, यही क्या है आपकी थीम्स हैं, ध्यान रखना, इन्हीं के बारे में बात की गई। हाँ, और ये एक मज़दूर की कहानी नहीं होती है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी जगह खोज रहा होता है दुनिया में, कि वास्तव में वो क्या, उसका दुनिया में उसकी क्या वैल्यू है। कैरेक्टर वन, आपका कैरेक्टर सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको कैरेक्टर बताता हूँ। पहला कैरेक्टर, ओके, थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है वीडियो चला जाएगा, लेकिन आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। नहीं तो आप पूछोगे, कहोगे कि आधा ही मैंने पढ़ा, तो थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ, कैरेक्टर वन आपका जो है यांक है। कौन है? यांक। यही मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट है, यही मैन कैरेक्टर है। इसे ही आप बोल सकते हो मैन कैरेक्टर, यांक। ओके, यांक कौन है? यांक जहाज का जो इंजन होता है, उसके रूम में वो काम करता है। उसका काम है कोयला डालना। जैसे जानते हो आप, जहाज होते हैं, उनका एक इंजन वाला रूम होता है। क्योंकि पिछली कहानी है, क्योंकि आपका पुरानी कहानी तो उसमें ऐसे ही थे, जहाज में कोयला डाल के चलता था। जहाज इंजन के रूप में काम करता है, उसका काम है कोयला डालना। ओके, शुरुआत में वो बहुत आत्मविश्वासी होता है। उसको लगता है, शुरुआत में आत्मविश्वास होता है यहाँ, इसको लगता है कि मेरा काम सबसे अच्छा है और मेरी वजह से ही जो है ये जहाज़ चल पा रहा है, नहीं तो नहीं चल पाता। वो अपने काम पे नाज करता है। वह सोचता है मैं जहाज़ चलाता हूँ, दुनिया मेरे मज़दूरों जैसे मेरे मज़दूरों से चलती है। कहता है कि मैं जहाज़ चलाता हूँ और दुनिया हमारे जैसे जो मज़दूर होते हैं वो ऐसे ही लोगों से चलती है। उसके लिए ताकत ही सब कुछ है। ठीक है, यांग की सबसे बड़ी गलती है, यांग समझता है कि उसकी ताकत ही उसकी पहचान है। ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं कि समाज उसे कैसे देखता है।
उसे पता ही नहीं। जब तक कि मिल्ड्रेड नहीं आती थी तब तक वह खुश है, जब तक कि मिल्ड्रेड नहीं आती है तब तक वो खुश है। मिल्ड्रेड कौन है? आप दूसरा कैरेक्टर आप लिख लो, मिल्ड्रेड। आपका दूसरा कैरेक्टर है आपका मिल्ड्रेड। आपका कौन सा है? मिल्ड्रेड है आपका, मिल्ड्रेड है आपका, मिल्ड्रेड डगलस। ओके, मिल्ड्रेड डगलस, ध्यान रख लो, मिल्ड्रेड डगलस है ये मिल्ड्रेड डगलस कौन है? मिल्ड्रेड कौन है? जो जहाज़ का मालिक होता है, शिप ऑफ ऑनर, ठीक है, उसकी बेटी होती है, डॉटर ऑफ शिप ऑफ ऑनर। ओके, मिल्ड्रेड डगलस क्या होता है? जो जहाज़ के मालिक होता है उसकी बेटी होती है। और ये जो मिल्ड्रेड डगलस है ये अमीर परिवार से, क्योंकि जहाज़ के मालिक की बेटी है तो गरीब तो होगी नहीं, तो ये अमीर है। वह मज़दूरों की ज़िंदगी, अब ये मिल्ड्रेड डगलस क्या है? ये एक्साइटेड है, ये देखना चाहती है कि मज़दूरों की ज़िंदगी होती कैसी है, मतलब ये जहाँ पे यांग काम करता है वहाँ पे ये मिल्ड्रेड डगलस जाना चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट सीन ये है कि जब मिल्ड्रेड इंजन रूम में आती है, जैसे ही मिल्ड्रेड इंजन रूम में आती है, ये यांग को देखती है और यांग को देख करके उसका शरीर बिल्कुल काला होता है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी भी होगी, अब कोयला डाला जा रहा है तो वहाँ पे गंदगी तो होगी, कोयले से काला है। वह डर जाती है और बोलती है फिल्दी बीस्ट। इसको क्या बोलती है? यांग को, ये यांग को बोल देती है फिल्दी बीस्ट। ये इसको यांग को क्या बोलती है? इसको बोलती है फिल्दी बीस्ट, मतलब गंदे जानवर। फिल्दी, फिल्दी, आपका फिल्दी बोलती है और आपका बीस्ट बोलती है, कहती है गंदा जानवर, फिल्दी बीस्ट। ओके, ऐसे कहती है। या हैरी ऐप भी बोल सकते हो, इसको हैरी ऐप बोलो, या आप हैरी ऐप बोल दो, नॉर्मल है, दोनों बात एक ही है। ओके, या इसको हैरी ऐप, क्योंकि ये मिल्ड्रेड डगलस इसको देखती है इसके रूप को कि बहुत गंदा है, बहुत लंबे लंबे बाल हैं। मिल्ड्रेड डगलस डर जाती है और कहती है यू आर अ फिल्दी बीस्ट, हैरी ऐप। ओके, और बेहोश हो जाती है। और क्या होती है? बेहोश हो जाती है। इसका असर क्या होता है? ठीक है, पहली दोस्तों यह पूरी नाटक, यह जो है पूरा नाटक यहीं से बदलता है, यहीं पे टर्निंग पॉइंट होता है। पहली बार यांग सोचता है ये कि अगर मैं इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हूँ तो मुझे जानवर क्यों कहा गया। अब पहली बार ये सोचता है कि यार मैं तो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता था कि मेरे जैसे मज़दूरों से ही दुनिया चलती, तो फिर मेरी वैल्यू क्या है अगर इसने मुझे फिल्दी बीस्ट कह दिया, हैरी ऐप कह दिया, क्या मेरी वैल्यू है, मुझे जानवर क्यों इसने कहा। यहीं से आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होता है, यहीं से वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अपने परिचय को लेकर के वो संदिग्ध में होने लगता है और अपने आइडेंटिटी 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 क्राइसिस, यहीं से इसके क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं से उसकी पहचान का संकट शुरू होता है। कैरेक्टर 3 एक आपका मैं बताता हूँ, पैडी कैरेक्टर। पहले मैं कैरेक्टर से आपको समझाता हूँ अच्छे से, ताकि स्टोरी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको, अभी स्टोरी मैंने नहीं बताया, अभी कैरेक्टर्स बता रहा हूँ। एक और कैरेक्टर है पैडी, ठीक, ये ओल्ड मैन होता है, ये एक ओल्ड मैन होता है, ये नोस्टैल्जिक फॉर्म का होता है, मतलब इसको पुरानी यादें बहुत अच्छी लगती हैं, इसको लगता है कि पुराने ही सब कुछ अच्छा है। एक बूढ़ा मजदूर है, मैंने बताया ओल्ड आपका वर्कर है। ओके, ये एक ओल्ड वर्कर है। ओके, और मिल्ड्रेड डगलस है आपका ऑनर ऑफ शिप, ऑनर ऑफ शिप की क्या है? डॉटर है ये, उसकी क्या है? ये डॉटर है आपका, मतलब पुत्री है। ओके, पैडी ओल्ड वर्कर है और बूढ़ा मजदूर। वह कहता है कि पहले का जीवन बहुत अच्छा था, ये पैडी कहता है पहले का जीवन बहुत अच्छा था, पहले इंसान प्रकृति के करीब रहता था, नेचर के पड़ोस में रहता था। अब मशीनों ने इंसान को मशीन बना दिया। अब ये कहता है जब से मशीन का ये जो युग आया है, मशीनों का जो कल कारखाने लगने लगे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इन्होंने मशीन, इंसान को भी मशीन ही बना दिया है। तो पैडी क्या सिंबलाइज करता है? ये पैडी ओल्ड वर्ल्ड यानी पुरानी यादों को सिंबलाइज करता है। कैरेक्टर 4 में आता है आपका लॉन्ग। एक कैरेक्टर 4 आप समझ लो, इसमें आपका है लॉन्ग। इसमें कौन है? कैरेक्टर 4 में आपका है लॉन्ग। कौन है आपका कैरेक्टर 4 में? आपका लॉन्ग है। लॉन्ग राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति है, ये राजनीतिक सोचता है, ठीक है, मतलब वो यांग को समझाता है समस्या मिल्ड्रेड नहीं है, ये लॉन्ग जो है ये राजनीतिक पॉलिटिकल थॉट, इसका थॉट कैसा है? पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक सोच रखता है, पॉलिटिकल थॉट इसका है। और ये कहता है, लॉन्ग कहता है यांग से, जब ये मिल्ड्रेड डगलस यांग को कह देती है हैरी ऐप, तो ये लॉन्ग कहता है इसमें मिल्ड्रेड डगलस ऐसी नहीं है, इसका जितना समाज है सारा ऐसा ही समाज है, ठीक है, समस्या कैपिटलिस्ट सोसाइटी की है। ये क्या कहता है लॉन्ग? कहता है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है समस्या उसकी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हम लोगों को इंसान समझती ही नहीं है, कैपिटलिस्ट, ये समस्या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोसाइटी है।
लोंग वर्ग संघर्ष की बात करता है, मतलब क्लास कन्फ्लिक्ट की वो बात करता है कि इसमें क्लास कन्फ्लिक्ट है। लोंग कहता है ये क्लास कन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता आया है। स्टोरी डेवलपमेंट कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क सीन से, जहाँ न्यूयॉर्क पहुँचता है स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। ओके, नहीं नहीं, आपका न्यूयॉर्क सीन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, न्यूयॉर्क सीन होता है एक आपका। जहाज़ न्यूयॉर्क पहुँचता है, जब अब यांग क्या करता है, जब जैसे ये जहाज़ न्यूयॉर्क पहुँचता है तो यांग क्या करता है, यांग अमीर लोगों से बदला लेना चाहता है। ये यांग कहता है अमीर लोगों से बदला लेना चाहता है, और उसे लगता है कि अमीर लोग उसकी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं। क्या होता है, हाँ, वह सड़क पर अब होता क्या है, ये जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचता है ये जहाज, वो सड़क पे जो लोग चल रहे होते हैं उनको चुनौती देता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है यांग की तरफ। यही उसके लिए सबसे बड़ा अपमान। अब जब कोई ध्यान नहीं देगा तो उसके लिए अपमान होगा। फिर जेल सीन आता है, तो पहले न्यूयॉर्क सीन आता है, इतना आपको मैंने बताया। फिर सीन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सीन, न्यूयॉर्क सीन जहाँ पे जहाज़ पहुँचता है। फिर ये लोगों को चुनौती देता है, वहाँ के जो आपके जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन वो उसकी यांक की बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, अब जब उसको इग्नोर करते हैं तो उसको अपना जो है क्या समझ में आता है कि उसका अपमान हो रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क सीन के बाद जेल सीन शुरू होती है, ये जेल सीन आती है, जेल वाली सीन। ठीक, जेल सीन क्यों आती है, यांग जेल पहुंच जाता है, जेल में वह ज़्यादा अकेला, अब वो जेल पहुंच जाता है यांग, और वो ज़्यादा अकेला महसूस करता है। उसे लगता है मैं कहीं बिलोंग ही नहीं करता, उसे लगता है कि वो कहीं से कहीं भी बिलोंग नहीं करता, उसका कहीं से कोई संबंध ही नहीं है। फिर आपका इसके बाद जेल सीन के बाद फिर आपका IWD सीन आता है, IWW सीन। फिर आपका एक सीन और स्टार्ट होता है यहाँ से, जेल जेल सीन के बाद फिर आता है IWW सीन। ओके, अब क्या होता है IWW सीन में, क्या होता है, अब क्या होता है IWW सीन में क्या होता है कि जो IWW सीन जो होता है, अब यांग मजदूर संगठन, IW का मतलब होता है, IWW का मतलब होता है आपका आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल वर्क, नहीं IWW मैं आपको बताता हूँ भाई IWW का मतलब क्या होता है। IWW मुझे भी याद था, चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। IWW सीन जो होता है, अब IWW यहाँ पे पहुँचता है। IWW एक संगठन होता है, एक मजदूरों का ये संगठन है IWW, ठीक है, जो मजदूर होते हैं उनका संगठन होता है। अब यांग क्या करता है, जेल से जैसे निकलता है तो मजदूर संगठन जो IWW सीन होती है, IWW जो संगठन होता है वहाँ पे जाता है। उसे उम्मीद होती है कि मजदूर उसे अपना लेंगे, क्योंकि वो भी मजदूर था, तो उसे लगता है कि जो IWW जो संगठन है ये भी उसको क्या करेगा, अपना लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो IWW के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको समझते हैं कि यांग एक जासूस है और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। अब उसे 3 जगहों से अस्वीकार किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक तो रिच, इसको 3 जगह से हटाया गया है, 3 जगह पे उसे इग्नोर किया गया। पहला आपका एक रिच पॉइंट, रिच क्लास से। सेकंड कहाँ से, सोसाइटी से, इसको अलग किया गया है, सोसाइटी में भी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तीसरा वर्कर्स में भी जब जाता है तब भी उसको अलग ही किया जाता है। फिर गोरिल्ला सीन, अब IWW सीन के बाद फिर आता है गोरिल्ला सीन। ये सारे सीन है, अभी मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये कहाँ से कौन सा सीन है। गोरिल्ला सीन, सीन आपका गोरिल्ला सीन स्टार्ट होता है आपका, सॉरी सीन, SCENE सीन, गोरिल्ला सीन। यह पूरे नाटक का सबसे महत्वपूर्ण सिंबॉलिक सीन है, सबसे इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक सीन है, सिंबॉलिक सीन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यांग जू जाता है, अब गोरिल्ला सीन में क्या होता है, ये जू चला जाता है, यांग कहाँ चला जाता है, यांग जो है आपका जू चला जाता है, ठीक है। अब जू जाता है, दोनों अब देखो वहीं गोरिल्ला को देखता है। जब ये यांग जो होता है, जब सब जगह से इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, आपका रिच क्लास से, सोसाइटी से, वर्कर्स से, तो ये कहाँ चला जाता है, ये आपका चला जाता है जू में। और जू में क्या देखता है, वह गोरिल्ला को देखता है। उसे लगता है कि शायद मैं और जो गोरिल्ला है यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, दोनों समाज से अलग हैं, दोनों अकेले हैं। और एंडिंग कहाँ से होती है, एंडिंग होती है आपका, एंडिंग कहाँ पे होती है, एंडिंग होती है आपका यांग गोरिल्ला को आज़ाद कर देता है। अब यांग क्या करता है, जो यांग होता है वो, यांग क्या करता है, जो यांग है ये क्या करेगा, जो गोरिल्ला है इसको कर देता है फ्री, इसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ये इसको कर देगा फ्री, ये यांग इसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा गोरिल्ला को। लेकिन गोरिल्ला क्या करता है, गोरिल्ला इसे डेड कर देता है, मतलब इसकी डेथ कर देता है, इसकी मौत कर देता है, मतलब मार देता है इसको। मरते समय यांग समझता है, क्या कहता है, मैं कहीं बिलोंग ही नहीं करता, ठीक, वो कहता है कि मैं कहीं भी बिलोंग नहीं करता, ठीक, उसको यही लगता है।
ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये भी सारा समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा कि इसमें क्या बात की गई थी कि वो एक शिप में काम कर रहा होता है और उसके बाद जो आपका मिल्ड्रेड डगलस होती है वो आती है, वो उसकी इंसल्ट कर देती है। फिर ये आपका ये कहाँ पे जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है। न्यूयॉर्क में वहाँ के लोगों को चुनौती देता है कि आओ मुझसे लड़ो आकर के, लेकिन सब इसको इग्नोर करते हैं। फिर ये अटैक कर देता है एक व्यक्ति पर। उसके बाद ये जेल चला जाता है। जेल से फिर ये कहाँ पे जाता है, गोरिल्ला सीन स्टार्ट होता है, यहाँ जू में जाता है। जू में देखता है कि यहाँ पे जो गोरिल्ला है, नहीं, जेल के बाद IWW मेंबर्स के पास जाता है। वो भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको इस एजेंट मान करके कि एक एजेंट है, और फिर वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे कहा जाता है जू जाता है। वहाँ पे इसको लगता है कि यार गोरिल्ला और हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों समाज से अलग हैं। अब ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम लास्ट नाटक अच्छी तरीके से करेंगे। आप बस ये 4 नाटक आपका है फर्स्ट पेपर के। जैसे आप कमेंट करोगे मैं आपको सेकंड पेपर का बना के दूंगा अच्छे से नाटक। आपका प्ले, लास्ट जो प्ले है वो कौन सा है? आपका जो लास्ट प्ले है वो आपका है गिरीश कर्नाड जी का है। यूनिट 4 आपका गिरीश कर्नाड जी का है। गिरीश कर्नाड्स जी का है, नाट्स जी का है। गिरीश कर्नाड्स जी का कौन सा है नाटक? तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मैंने अभी आपको बताया था, एक जो हिस्ट्री जिनके पास होगी वो जानते होंगे। असफलताओं का राजकुमार इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी योजनाएं असफल हो गई थी। जैसे दिल्ली से राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना चाहता था, ये भी असफल रहा इसमें। और इसने क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया, जिससे मुसलमान और नाराज़ हो गए। मतलब ये एक ऐसा राजा था जो हिंदुओं पे ज़्यादा अत्याचार नहीं करता था, सभी धर्मों को समान आदर देता था। एक ये और एक दारा सिकोह, यही दो अच्छे आपके इतिहासकार हैं, या आप कह सकते हो एक अच्छे राजा हैं। इतिहासकार नहीं, सॉरी, राजा हैं। तुगलक और दारा सिकोह यही एक अच्छे राजा हैं, क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार नहीं किया हिंदुओं पे, ठीक है, जितना अत्याचार औरंगजेब ने किया, अन्य राजाओं ने किया। इसने तो जजिया कर भी समाप्त कर दिया था तुगलक ने, तो मुसलमान लोग इससे नाराज़ हो गए थे, ठीक है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोगों को साथ देता था, हिंदू धर्म के लोगों का मान सम्मान करता था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक मैन कैरेक्टर है। मोहम्मद बिन तुगलक यही तो मैन कैरेक्टर है, यही मैन कैरेक्टर है, और कोई कैरेक्टर ही नहीं है मैन, इतना मैन कैरेक्टर यही है। ओके, मैन कैरेक्टर यही है आपका, ठीक है। पूरा नाटक का केंद्र तुगलक ही है। और ये ये आपका दिल्ली का सुल्तान होता है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप जानते होंगे दिल्ली का सुल्तान है, लेकिन वह सामान्य राजा नहीं, ये सामान्य कोई राजा नहीं है। ये विद्वान भी है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और एक दार्शनिक भी है, ठीक है। बहुत गुण है इसमें, एक आदर्शवादी है। उसे लगता है कि भारत को बदल सकता है। इसको क्या लगता है कि भारत को ये बदल सकता है। नाटक की शुरुआत कहाँ से आती है? शुरुआत होती है, शुरुआत में जनता तुगलक की तारीफ़ करती है। क्यों करती है तारीफ़? शुरुआत ही होती है तारीफ़ से। क्यों करती है? क्योंकि वह कुछ बड़े फैसले लेता है। जैसे कौन से बड़े फैसले? पहला फैसला ये लेता है कि हिंदू और मुसलमानों को समान न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं, पक्षपात नहीं करेंगे। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी, लोग सोचते थे वाह कितना महान शासक। यहीं से तुगलक एक आइडल किंग के रूप में दिखाई देता है। यहीं से एक उसको बताया जाता है कि एक आइडल किंग है, अच्छा राजा है। लेकिन समस्या कहाँ होती है दोस्तों? तुगलक की नीयत खराब नहीं है, समस्या उसकी सोच और व्यवहार में है। उसकी सोच में और उसके व्यवहार में समस्या है, नीयत नहीं खराब है। वह बहुत आगे की सोचता है। ये तुगलक कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच लेता है, लेकिन जनता उसकी गति के साथ नहीं चल पाती। अब सोच इसने ज़्यादा लिया, जैसे कुछ आपको लगा होगा कि कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती। तो इसी तरीके से लेकिन जनता उसके साथ गति से नहीं चल पाती। ये बहुत आगे की सोच लेता है, लेकिन जनता उस गति से चल ही नहीं पाती। कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर और है अजीज। एक कैरेक्टर और आप लिख लो, एक आपका कैरेक्टर होता है अजीज। ये सेकंड कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर ये मेन कैरेक्टर अजीज होता है। अजीज क्या होता है? अब आते हैं अजीज पे, ठीक है। अजीज कौन है? अजीज एक ठग है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि अजीज होता कौन है? ये एक ठग होता है। ठग समझ रहे हो ना, कि लोगों को ठगता है, बार बार भेष बदल देता है ये अजीज। भेष बदलने में भी बहुत माहिर है। कभी संत बन जाता है, कभी अधिकारी बन जाता है, कभी कोई और, कभी संत बन गया, कभी अधिकारी, कभी कुछ और बन गया, ठीक। गिरनीश कर्नाड अजीज को क्यों लाते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। अब गिरनीश कर्नाड जी जो हैं राइटर, ये अजीज को लाते क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ईमानदारी और आदर्शवादी राजा असफल हो रहा है, लेकिन चालाक आदमी सफल हो रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ईमानदार जो राजा है ये तुगलक, ये तो असफल हो रहा है, लेकिन अजीज जैसे जो चालाक है, जो बेईमान लोग हैं, ये क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। मतलब वो दिखाना चाहता है कि दुनिया वास्तव में है कैसी। चालाक लोग देखो सफल बेचारे
सफल हो रहे हैं चालाक, जो चालाकी नहीं करता, जो बेईमानी नहीं करता, वो असफल हो रहा है। ठीक, दोनों मिलकर दिखाते हैं कि समाज में अवसरवादी लोग हर व्यवस्था का फ़ायदा उठा लेते हैं, ये कहता है। और अजीज अवसरवादी ही था, अवसर जैसे मिलता था फ़ायदा उठा लेता था। अब आते हैं शेख इमाम उद्दीन। शेख इमामुद्दीन ये आपके तीसरे कैरेक्टर हैं, शेख इमामुद्दीन। शेख आपके इमाम उद्दीन, इमाम उद्दीन, शेख इमामुद्दीन, ये आपके हैं शेख इमामुद्दीन। ओके, ये एक धार्मिक नेता होता है, ये आपका क्या होता है, कह सकते हो एक रिलीजियस आपका पॉलिटिकल होता है, रिलीजियस आपका रिलीजियस लीडर है, आप कह सकते हो धार्मिक नेता है एक आपका ये शेख इमामुद्दीन। ठीक, वह तुगलक की ये क्रिटिक करता है, तुगलक की ये आलोचना करता है, ये कहता है, ये आपका क्रिटिक करता है, मतलब आलोचना, क्रिटिक क्रिटिक करता है, आपका आलोचना करता है किसकी, तुगलक की। ठीक है, और तुगलक उसे अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है, और तुगलक इसका इस्तेमाल करता है कि अपने राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो जाए। यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया कि तुगलक आदर्शवादी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राजनीति भी करता है। कभी कभी आदर्शवादी है लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो राजनीति भी करेगा, सब करते हैं। आदर्श और सत्ता साथ साथ नहीं चल पाते, आदर्श भी आप चला रहे हो, सत्ता भी चला रहे हो, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। फिर ये क्या करता है, कैपिटल शिफ्ट कर देता है तुगलक। सबसे फेमस इवेंट यहीं पे होता है, एग्जाम में हमेशा याद रखना। तुगलक का फैसला क्या करता है, तुगलक फैसला करता है कि अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके, दिल्ली से कहाँ पे कर दे, दौलताबाद कर दे। कहाँ पे कर दे, दौलताबाद, आपको पता भी होगा, दौलता दौलता दौलताबाद कर ले। ओके, दौलताबाद कर ले, राजधानी बदल भी दी जाती है। तुगलक ऐसा क्यों करता है, ऐसा, अच्छा देखो, हाँ, राजधानी बदल भी जाती है, लेकिन ऐसा करता क्यों है, राज्य का केंद्र मजबूत होगा। उसको मानना था कि जब मैं दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करूँगा तो जो राज्य का जो केंद्र होगा, जो सेंटर होगा, वो मजबूत होगा, हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ेगी, वहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा थे दौलताबाद में, प्रशासन और बेहतर होगा। विचार अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों के घर घर छोड़ना पड़ा। बट जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो महिलाएं थी, सब परेशान हुए, लोग मरने लगे, योजना असफल हो गई। ठीक है, आपका ठीक है, आपका फिर कॉपर करेंसी लाता है एक, इसकी ये योजना असफल हुई, ये प्लान अनसक्सेसफुल हो गया, ये जो प्लान था सक्सेसफुल। ठीक, और एक और आपका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, कॉपर करेंसी, ये कॉपर की करेंसी चला देता है, कॉपर करेंसी, करेंसी को भी ये चेंज कर देता है। ये कहता है कि यार कॉपर की करेंसी चलाई जाए, ये इसके सेकंड प्लान था, इसका सेकंड प्लान था। ओके, और ये इसका फर्स्ट प्लान था, कॉपर करेंसी चलाता है। अब तुगलक दूसरा बड़ा प्रयोग करता है, ये तांबे के सिक्के चला देता है। उसका उद्देश्य था गरीब लोग भी आसानी से मुद्रा का उपयोग कर पाए, इसलिए चलाता है। क्या हुआ था, लोग, अब देखो कॉपर तो बहुत मात्रा में लोगों के पास है, अब लोग क्या करेंगे, जब तुम कॉपर के सिक्के चला दोगे तो लोग क्या करेंगे, घर घर घर, मतलब लोगों के पास कॉपर बहुत है, तो लोग क्या करेंगे, घर घर नकली सिक्के बनाने लगे, मतलब हर घर नकली सिक्के बनाने लगा। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, योजना फिर असफल हो गई। और फिर यहाँ से आता है एंड ऑफ तुगलक, तुगलक का यहीं पे पतन होता है, एंड ऑफ तुगलक। हाँ, मतलब तुगलक का पतन होने लगता है, सॉरी एंड नहीं होता है आपका, आपका ये आपका पतन होने लगता है तुगलक का। आप कह सकते हो कि अब लगातार असफलताओं के बाद तुगलक बदलने लगता है। जब लगातार असफलताएं मिलती हैं तो तुगलक बदलने लगता है। कैसे, जो राजा शुरुआत में न्यायप्रिय था, उदार था, आदर्शवादी था, वही अब क्या हो जाता है, क्रूर हो जाता है, आपका क्रूएल हो जाता है, आपका सस्पेक्ट करने लगता है, सब पे शक करने लगता है, लोगों को मरवाने लगता है। ठीक, फिर आइसोलेशन में आ जाता है, आइसोलेशन, फिर इसको अकेलापन लगने लगता है, क्योंकि ये सबको जब मरवाने लगता है, सबकी डेथ करने लगता है, प्लान करके सबको, जितने भी इसके अपने होते हैं, तो ये आइसोलेशन में आ जाता है। आइसोलेशन मतलब अकेला रहने लगता है। क्यों, क्योंकि यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण थीम है, अंत तक तुगलक बिल्कुल अकेला हो जाता है, और लास्ट में बिल्कुल तुगलक अकेला हो जाता है। क्यों, क्योंकि जनता उससे नाराज़ हो जाती है, इतनी योजनाएं असफल हो जाती हैं, मित्र भी दूर हो जाते हैं, सलाहकार मर जाते हैं, योजनाएं असफल हो गई। अजीज का सक्सेस, सबसे बड़ी आयरनी यही है, तुगलक जैसा महान व्यक्ति असफल हो जाता है, लेकिन अजीज जैसे ठग सफल हो जाते हैं। गिरनीश कर्नाड क्या कहना चाहते हैं, कभी कभी राजनीति में आदर्शवाद
हार जाता है और अवसरवादी जीत जाते हैं, यही कहता है। एंडिंग क्या होती है? अंत में तुगलक टूट चुका होता है, उसके सारे सपने बिखर चुके होते हैं, वह राजा तो है लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला है। ओके, मैंने आपको समझा दिया। इसके थीम्स देख लो और इसके कैरेक्टर्स और भी कुछ हैं। जैसे आपका शेख इमाम तो मैंने आपको बता दिया था, रिलीजियंस था। अजाम सिंबल कॉमन पीपल था सिंबल। अजीज अपॉर्चुनिटम का था। सस्पिशियस आपका क्रूएल लोनली सिंबल। फेल्ड आइडलिज्म। विजनरी, ये आपका मैंने आपको बता दिया। विजनरी कौन होता है? विजन बहुत दूर तक जो सोच लेता है वो तुगलक होता है। ओके, मैंने आपको शेख इमाम मैंने बता दिया। बरनी, एक और इसमें कैरेक्टर थे जिन्होंने जैसे हमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कैसे पता चलता है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता चलता है बरनी से। किससे पता चलता है? ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक और इसमें है बरनी जी। ये भी इतिहासकार हैं, आप कह सकते हो इन्होंने ही आपका जो गयासुद्दीन के बारे में लिखा था। ये किसका सिंबल है? बरनी। गयासुद्दीन बरनी के आपके बारे में सुना भी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने लिखी थी एक बुक, उसका नाम मुझे नहीं याद है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। विजडम। विजडम एंड हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का सिंबल करते हैं कि इनको सब चीज़ पता होती है। हिस्ट्री यही लिखे थे इनके बारे में। थीम क्या है? थीम्स आपको मैं समझा देता हूँ। थीम्स क्या है आपको मैं थीम्स बता देता हूँ। थीम्स क्या है इसकी? थीम्स क्या है? थीम्स मैं आपको इसकी समझा देता हूँ। देखो, पहली तो थीम है आइडलिज्म, क्योंकि इसमें जो ये जो राजा होता है बहुत आइडल होता है ना, ज़्यादा अत्याचार किसी पे नहीं करता। वर्सेस रियलिटी। रियलिटी, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। सेकंड थीम आपकी ये है कि पावर एंड करप्शन भी होता है आपका। पावर तो होती है एंड करप्शन भी बहुत लोग करते हैं इसमें, है नहीं? जब कॉपर के चला देता है लोग घर घर बनाने लगते हैं, क्योंकि इतना कॉपर ही होता है ना उनके पास। आइसोलेशन, अलगाव भी हो जाता है ना, लास्ट में अकेला हो जाता है। 4 नंबर पॉलिटिकल फेलर भी होता है, जितनी भी नीतियाँ बनाता है वो सारी असफल हो जाती हैं। आपका पॉलिटिकल फेलर भी होता है आपका। अच्छी नीतियाँ भी गलत तरीके से लागू होने पर असफल हो जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पे ये एंड होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 1 घंटा 12 मिनट की है, लेकिन इसमें मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पढ़ोगे और जब समझोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड, या सेकंड पेपर अब 11 तारीख को है, 5 के बाद, हाँ शायद 11 को ही है, तब तक आपको अगर सेकंड पेपर का भी चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा।